Hi all of you. You all are welcome on Learn Beyond platform. जनरल अवेयरनेस के इस पड़ाव को आगे ले चलते हैं और जिस इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात आज हम करेंगे वो आपकी बैंकिंग क्लासिफिकेशन की संभवतः सबसे लास्ट कड़ी है। और ये लास्ट कड़ी में सबसे लास्ट के कड़ी में जो हमने बैंकों को लाइसेंस दिया है उसी क्लासिफिकेशन की बात हम पूरे इस वीडियो में करने वाले हैं। दैट इज न्यू बैंकिंग लाइसेंस which RBI has given in the year 2015 onwards. The classification of bank is basically a small bank and payment bank. तो आपको सारे वो फैक्ट जानने हैं जो स्मॉल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट हैं और पेमेंट बैंक के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब से RBI ने लाइसेंस दिया है सिंस 2015 तब से वो आप एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुका है और संभवतः आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो किस चीज़ पे हम बात करेंगे, तो आपके स्मॉल और पेमेंट बैंक की ये जो आंकड़े मैंने लिखे हैं, ये जो खाने मैंने आपके लिए बनाए हैं, यही वो फैक्ट हैं जिस पे आप अगर जान लें कि 15 to 16 और कुछ अदर जो फैक्ट हैं वो एटलीस्ट अगर आप जानते हैं तो स्मॉल और पेमेंट बैंक से पूछा हुआ हर एक क्वेश्चन ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये सारे बैंक चल रहे थे, हमने नेशनलाइज बैंक तक की बात की, प्राइवेट बैंक भी हमने लाइसेंस दिया, फॉरेन बैंक भी हमने एस्टैब्लिश किए, लेकिन ऐसी बात आ रही थी जब से फिनेंशियल इंक्लूजन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इस फिनेंशियल इंक्लूजन की कंसेप्ट ये थी कि टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द अफोर्डेबल पीपल, है ना, जो वैसे पीपल जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं हैं उनको भी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। बेसिक बुनियादी जो बैंकिंग होती है, बुनियादी बैंकिंग कहने का मतलब पैसा जमा करना और निकालना, तो ये जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी की अवधारणा हमने लाई, ये अवधारणा बेसिकली आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में जिस नाम से हम जानते हैं वो आपका क्या है, तो इंक्लूजन फाइनेंस को इंक्लूज करने वाला, मतलब आप वित्तीय समावेश उसको कह सकते हैं। मतलब हर एक लोगों को आपके इस इकोनॉमी के चेन से जोड़ना, है ना। कुछ लोगों के पास पैसे हैं बट बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं या बैंक उनके नज़दीक नहीं है, तो उन लोगों को भी एक चेन से जोड़ना वाज द मेन एम ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014, जहां से हमने स्वाभिमान स्कीम जैसी बड़ी बातें यूपीए गवर्नमेंट में देखी थी और जनधन योजना जैसी बड़ी बातें हमने आपके इस एनडीए गवर्नमेंट में देखा है। तो इसी फिनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए 2015 से आपके गवर्नमेंट, और कहने का मतलब आरबीआई ने जिस नए कंसेप्ट को जन्म दिया उस कंसेप्ट का नाम था स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी है आपके बैंकों की, कुछ बैंक को हम बोलते हैं स्मॉल है, कुछ बैंकों को हम बोलते हैं पेमेंट है। तो आरबीआई ने लाइसेंस देने की शुरुआत की, हमने कुछ बैंकों को लाइसेंस दिया, कुछ आधार, कुछ कहते हैं ना कि कुछ क्राइटेरिया को रखते हुए ही आपके आरबीआई ने लाइसेंस दिया है। तो 1 बाय 1 करके फटाफट हम आपके इस इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या है स्मॉल बैंक, क्या है पेमेंट बैंक, कब लाइसेंस दिया हमने, आरबीआई की कौन सी एक्ट थी जिसके अंदर लाइसेंस देते हैं, है ना, सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना है या नहीं, ये जो आपकी एएनबीसी है वो क्या होती है, आपकी बैंकिंग अम्बुड्समैन के अंदर है या नहीं, डीआईसीसी के अंदर है या नहीं, बेसल के रिकॉर्ड में समाया हुआ है या नहीं, कितने स्टेक लगा सकते हैं, कौन कौन से वो बैंक हैं जो आपके स्मॉल बैंक के नाम से हम जानते हैं और पेमेंट बैंक के नाम जानते हैं, है ना, और उन बैंकों का चीफ कौन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे चीफ नहीं बट जो इंपॉर्टेंट पेमेंट बैंकों की शुरुआत हमने हाल ही के दिनों में की है उसके कुछ चीफ के नाम भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले स्मॉल बैंक को मैं लेफ्ट में लिखता हूं, जो बातें मैं लेफ्ट में लिखूंगा वो स्मॉल बैंक के लिए होंगी और जो बातें मैं राइट में लिखूंगा वो आपके पेमेंट बैंक के लिए होगी। तो बेसिकली पेमेंट बैंक को ही मैं इस साइड लिखता हूं, तो ठीक है, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक। चलो हाउ मेनी की हमने बात लिखी है, तो हाउ मेनी का मतलब कितने स्मॉल बैंक को लाइसेंस आपके आरबीआई ने दिया, तो देयर आर 10 स्मॉल बैंक्स को लाइसेंस आरबीआई ने दिया है। हाउ मेनी की बात पेमेंट बैंक में भी आएगी, कितने पेमेंट बैंकों को लाइसेंस आरबीआई ने दिया, तो देयर विल बी 11 पेमेंट बैंक्स। तो 10 स्मॉल, स्मॉल कहने का मतलब 10 और 11 में जो स्मॉल के आंकड़े हैं वो 10 है, तो 10 स्मॉल बैंक्स एंड 11 पेमेंट बैंक्स रिसीव्ड बैंकिंग लाइसेंस इन 2015 बाय आरबीआई। उसके बाद यहां पे देखें कौन सी कमिटी थी जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे हमने लाइसेंस दिया है, तो स्मॉल बैंक को जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे हमने लाइसेंस दिया उस कमिटी का नाम था USHA, उषा THORAT, उषा थोराट कमिटी, है ना। ये आरबीआई की बेसिकली डिप्टी गवर्नर थी उषा थोराट, और यहाँ पे जिस
कमिटी के नाम से जुड़े हुए हैं, है ना, नचिकेत मोर, बहुत इंपॉर्टेंट ये कमिटी आपकी बेसिकली फिनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई है। तो नचिकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशन पे हमने पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया एंड देयर विल बी, है ना, देयर विल बी नेट, हमने ऑलरेडी लाइसेंस दिया हुआ कितने को, तो 11 पेमेंट बैंक्स को। लाइसेंस की बात देखें कि आरबीआई ही लाइसेंस देती है, तो आरबीआई ने ही लाइसेंस इन दोनों बॉडी को दिया है। और आरबीआई के जिस सेक्शन के अंदर हम लाइसेंस देते हैं वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होती है, और इस 1949 के 22 नंबर सेक्शन के अंदर हमने लाइसेंस दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसे भी आप जान लें, कोई भी बैंक, नॉट ओनली स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, है ना, किसी भी बैंक को जो लाइसेंस बैंक आरबीआई देगी वो हमेशा इसी सेक्शन के अंदर दिया जाता है। और ये सेक्शन बेसिकली किसका पार्ट है, तो बैंकिंग रेगुलेशन का पार्ट है। इसी के अंदर हमने स्मॉल बैंक को भी लाइसेंस दिए हैं और इसी के अंदर हमने पेमेंट बैंक को भी लाइसेंस दिया है। तो यहाँ पे बताने का सिर्फ मेरा एक कंसेप्ट था, वो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1949 में आया। कौन सी सेक्शन जुड़ी हुई है आपके लाइसेंस को देने से, किसी भी बैंक की बात हो तो सेक्शन नंबर 22। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट 934 की जो डिफरेंस है उसकी बात हम किसी अलग क्लास में करेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतनी बात जानें। क्या है स्मॉल बैंक और आरबीआई के एक्ट का नाता, तो आरबीआई के एक्ट का नाता यही है कि स्मॉल बैंक आरबीआई के एक्ट 1922 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो नहीं करती है। इसका आंसर ये क्या है, दिस इज नॉन शेड्यूल बैंक। वैसी बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती है उस बैंक को हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, और जो फॉलो नहीं करती है उसे हम नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और आपकी जो पेमेंट बैंक है वो भी आरबीआई के एक्ट के 34 को जो शेड्यूल है वो 2 को फॉलो नहीं करती है। हेंस बोथ बैंक्स आर नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल की बात हमने किसी क्लासिफिकेशन की क्लास में की है, मस्ट वॉच कि शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। यहाँ पे एक फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच फॉलो आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2 एज these two banks are not following RBI Act 1934 Schedule 2, hence both banks are non-scheduled bank। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये दोनों बैंक क्या हैं, तो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं। चलें इससे आगे, कैपिटल कितनी, तो आप जाने कि जैसा कि मैंने प्राइवेट बैंक में बताया था, फॉर ओपनिंग ऑफ प्राइवेट बैंक द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड वाज 500 करोड़, बट सिमिलरली फॉर ओपनिंग ऑफ ए स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड 100 CR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्मॉल बैंक खोलना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितने चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। तो पेमेंट बैंक खोलने के लिए भी 100 करोड़, स्मॉल बैंक खोलने के लिए 100 करोड़, लेकिन प्राइवेट बैंक खोलना है तो कितने, 500 करोड़। चलो स्टेक की बात यहाँ पे देखें कि जिन्होंने लाइसेंस लिया वो कितना % तक मैक्सिमम स्टेक लगा सकते थे, तो 40% तक उनका पैसा लगा हुआ हो सकता था। बट इस 40% के जो रेशियो हैं इनको 26% तक लाने का एम है आने वाले 12 सालों में। जैसा क्वेश्चन वैसा काम करेंगे। पूछेगा कि प्रेजेंट स्टेक ऑफ प्रमोटर्स इन स्मॉल बैंक, आंसर विल बी 40%। पूछेगा फॉर नेक्स्ट कमिंग 12 ईयर्स कितने स्टेक होने चाहिए, आंसर विल बी 26%। तो यहाँ भी सेम फैक्ट है कि 40% तक स्टेक होना चाहिए। आने वाले 12 सालों में ये स्टेक 40 से घटकर 26% तक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो बाकी के स्टेक बच रहे हैं वो पब्लिक के पास जाने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 40% आज के डेट में होंगे, बट 12 सालों के बाद ये स्टेक घट के 26% तक होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ मैंने लिखा भी है और समझाया भी है आपको। डिपॉजिट की बात आप जान लें कि कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं। तो बैंक में जो डिपॉजिट होती है वो 2 टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और एक को हम कहते हैं कौन सा, तो टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या आते हैं, तो कासा अकाउंट आता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो इस स्मॉल बैंक के अंदर हम डिमांड डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं और टाइम डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट कहने का मतलब FD और RD। स्मॉल बैंक इन दोनों डिपॉजिट के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, कुछ भी काम आप कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी, करंट अकाउंट भी, है ना, FD और RD भी कर सकते हैं। बट करंट अकाउंट आपके पेमेंट बैंक में ये आप टाइम डिपॉजिट की जो अवधारणा है वो नहीं है। तो टाइम डिपॉजिट यहाँ पे आप ओपन नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली ओपन योर डिमांड डिपॉजिट
और इस डिमांड डिपॉजिट में भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि मैक्सिमम जो पैसा आप इस पेमेंट बैंक में डाल सकते हैं कुड नॉट एक्सीड 1 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि 1 लाख रुपए ज़्यादा आप डाल नहीं सकते हैं, एफडी और आरडी आप कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं कमर्शियल बैंक की तरह ही। क्लियर? एक्सपीरियंस की बात आप देख लेते हैं कि स्मॉल बैंक खोलना है तो क्राइटेरिया क्या है, तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एनबीएफसी या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में। ऑलरेडी आप अगर 10 सालों से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को हैंडल कर रहे हैं तो ही आप एप्लीकेबल हैं स्मॉल बैंक के जो एप्लीकेशन है उसको भरने के लिए। मिनिमम एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए, तो 10 इयर्स का होना चाहिए। यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपीरियंस की बात है वो प्रोफेशनल के रूप में कितनी होनी चाहिए, तो 5 इयर्स का होना चाहिए। तो आफ्टर 5 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू कैन बी एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट बैंक्स इफ यू आर फुलफिलिंग सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ आरबीआई। कार्ड की बात देखें, कार्ड का मतलब है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा आपके स्मॉल बैंकों में है। क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब कार्ड पेमेंट आपके पेमेंट बैंक से आपको नहीं मिलेगा। एफडीआई की जो लिमिट होगी वो शुरुआत के 5 सालों में, फर्स्ट 5 इयर्स, ये जो आपकी लिमिट है वो 60% है, और आफ्टर 5 इयर्स अगर प्राइवेट बैंक का जैसे 74% है तो 74% होगा, या फिर उसके बाद कोई चेंजेस अगर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफडीआई एफआईआई पॉलिसी में तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। बट initial 5 years this FDI is limited up to 60% and after that as equivalent to private bank that is 74%। तो यहाँ भी FDI की लिमिट सेम है आपके स्मॉल बैंकों की तरह ही। CRR and SLR has to maintain, तो यहाँ भी पेमेंट बैंक को भी CRR और SLR का जो रेशियो है आरबीआई के पास जो मेंटेन करना है या खुद के पास मेंटेन करना है वो मेंटेन करना ही है, मतलब आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करना है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक कमर्शियल बैंक अपने पूरे जो आपके कैपिटल है उसका सर्टेन % वहाँ पे रखेगा कैश के फॉर्म में, तो स्मॉल को भी करना है और पेमेंट को भी करना है। एसएलआर की बात जहाँ तक आती है हर एक बैंक खुद के पास रखता है, तो ये स्मॉल बैंक को भी मेंटेन करना है और पेमेंट बैंक को भी मेंटेन करना है। कहने का मतलब CRR एंड SLR इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द बैंक। उसके बाद बेसल कहता है, बेसल का एक एकॉर्ड है, उस एकॉर्ड का नाम है CAR। CAR इन दोनों बैंकों के लिए जो बना हुआ है दैट इज 15%, मतलब बैंक का जो खुद का इंडिपेंडेंसी, खुद की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए वो 15% तक होनी चाहिए। फॉर नेशनलाइज बैंक दिस इज 11.5। बफर एकॉर्ड अलग है तो इसकी बात हम करेंगे, बट अभी आप जाने कि बेसल नॉर्म्स है, क्या नॉर्म्स कहता है वो छोड़ दें, बेसल 1, 2, 3 की बात हम अलग से करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बेसल जो CAR है वो 15% होना चाहिए और यहाँ भी 15% तक होना चाहिए, ऐसी बात आपके स्मॉल और पेमेंट बैंक में कही गई है। बैंकिंग अम्बुड्समैन के अंदर ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। बैंकिंग अम्बुड्समैन कहने का मतलब आपके और इन बैंकों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो यू कैन बी एबल टू नॉक द डोर ऑफ बैंकिंग अम्बुड्समैन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? DICGC के अंदर ये भी रजिस्टर है, DICGC के अंदर ये भी रजिस्टर है। DICGC फुल फॉर्म ऑफ DICGC इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो तमाम डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको मैक्सिमम, आपको मतलब बैंक को 1 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो ये भी DICGC के अंदर और ये भी DICGC के अंदर। तो ये सारी बात आपके क्या है, तो आपके स्मॉल और पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं। एक बार जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं फिर से आपके लिए दोहरा दूं, मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 100 CR, जो इक्विटी होना चाहिए, जो खुद का स्टेक लगा होना चाहिए 40%, बट 12 years down the line it should reduce to 26%. Nachiket More for payment bank and Usha Thorat for a small bank. 10 small banks and 11 payment banks. CRR applicable है, बैंकिंग अम्बुड्समैन एप्लीकेबल है, DICGC एप्लीकेबल है। क्लियर? FDI शुरुआत के 5 सालों में 60% होनी चाहिए एंड आफ्टर 5 years डाउन द लाइन जो प्राइवेट बैंकिंग का FDI की लिमिट है 74%, या अगर चेंज होंगे यू हैव टू अपडेट द FDI लिमिट फॉर स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। क्लियर? आप इस पेमेंट बैंक में ना तो लोन कर सकते हैं, लोन ये नहीं देगी, क्रेडिट कार्ड ये नहीं देगी, सिर्फ मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, तो डिपॉजिट कर सकते हैं। कितने तक का? तो 1 लाख तक का। कहने का मतलब बुनियादी जो सुविधा है उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने 2015 से लाइसेंस दिया है
उनको लाइसेंस दिया है जिनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस के रूप में था, और उनको लाइसेंस दिया है जिनके पास 5 ईयर्स एंड मोर एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेशनल आपके उस रिलेटेड फील्ड में था। अभी आप ये जान लें कि कितने स्मॉल बैंक थे, तो 10 थे, और यहाँ पे कितने, तो 11। कौन कौन से नाम हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपको दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेमेंट बैंक। तो एक बार मैं लिखता हूं आपके लिए कि कौन से स्मॉल बैंक हैं, कौन से पेमेंट बैंक हैं। तो इसको संभवतः मैं यहां से रब करता हूं, क्लियर। तो देखें स्मॉल बैंक 10 हैं, तो स्मॉल बैंक की क्राइटेरिया पहले लिख दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि जितने भी स्मॉल बैंक हैं वो सब बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही थे। उन्हीं को हमने बाद में क्या किया, लाइसेंस दिया है। देखें कौन कौन से हैं, तो एयू है, कैपिटल है, लिखता हूं मैं एयू माइक्रो फाइनेंस, एयू एमएफ लिखता हूं माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद कैपिटल लोकल एरिया बैंक है, ये सबसे पहली जो स्मॉल बैंक की शुरुआत हुई है वो यही है, कैपिटल लोकल एरिया बैंक। फर्स्ट स्मॉल बैंक स्टार्टेड बिजनेस, कैपिटल लोकल एरिया बैंक। फिर कौन सी, तो फिर दिशा है, उज्जीवन है, तो दिशा एमएफ का मतलब माइक्रो फाइनेंस, उज्जीवन, उज्जीवन ये सब मैं एमएफ के रूप में लिख रहा हूं। उज्जीवन भी क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस है। ईएसएएफ उत्कर्ष ये भी है, तो ईएसएएफ माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद कौन सा, तो उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस। तो ये सारे क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस से ही जुड़े हुए जितने भी थे वो सब थे। उसके बाद सर्वोदय है, आरजीवीएन है, तो वो लिखता हूं सर्वोदय, सर्वोदय आरजीवीएन है ना। ये सब आपके माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई क्या है, तो बातें हैं। उसके बाद भी आपको जानना है कि जन लक्ष्मी एंड इक्विटिस, तो जन लक्ष्मी एंड इक्विटीज माइक्रो फाइनेंस, ये सब माइक्रो फाइनेंस हैं। ये बेसिकली मैंने सिर्फ उसके लिए लिखा है कि आप ऑड मैन आउट कर सकते हैं, है ना। संभवतः आपसे अगर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल बैंक और स्मॉल बैंक, उस कंडीशन में आप यहाँ पे ऑड मैन आउट कर सकते हैं। देखिए ये जो नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, संभवतः आप इसे रूबरू नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसी पुरानी इंस्टीट्यूशन थी जो 10 सालों से चल रही थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में चल रही थी। तो इससे रूबरू एक आम जो प्रिपरेशन करता है वो नहीं होता है। तो यहाँ से भी आप ऑड मैन आउट कर सकते हैं। बट जो अभी 11 पेमेंट बैंकों की नाम मैं लिखने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे पेमेंट बैंक होंगे, उनका जो नाम होगा आप उनसे जरूर वाकिफ होंगे, या फिर जरूर आपने उनको कहीं ना कहीं देखा होगा। तो यहाँ पे पेमेंट बैंकों की बात लिखता हूँ, देयर आर 11 पेमेंट बैंक। 11 पेमेंट बैंक में बड़े नाम सबसे पहले आपको जानने हैं, है ना। टेक महिंद्रा, चोलामंडलम ग्रुप, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक महिंद्रा। उसके बाद कौन सा, तो चोलामंडलम ग्रुप। देखिए क्योंकि ये वो नाम मैं लिख रहा हूं जिन्होंने अपने लाइसेंस को ही वापस कर दिया, है ना। या सन फार्मा, है ना, दिलीप सांघवी का बहुत बड़ा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है सन फार्मा। तो ये वो 3 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस को ही क्या कर दिया, तो रिटर्न कर दिया। आरबीआई से ये बोला कि साहब मैं ओपन नहीं कर सकता हूं। तो दीज 3 पेमेंट बैंक्स रिटर्न देयर बैंकिंग लाइसेंस एज पेमेंट बैंक टू आरबीआई। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक्स हैव रिटर्न देयर लाइसेंस टू आरबीआई, तो यू कैन टिक मार्क एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक को मैं और ऐड करता हूं, ये चौथा ऐसा नाम है जिसने अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद, ओपन करने के बाद क्या किया, तो डिसकंटिन्यू किया। दैट इज आदित्य बिरला। आदित्य बिरला नूवो ग्रुप था, NUVO, तो नूवो ग्रुप थे। अपना बिजनेस जो है उसने जुलाई 2019 में क्या किया है, तो डिसकंटिन्यू किया है। तो ये 4 वो नाम आप देख लें, लिख लें, जिन्होंने अपने बैंकिंग जो दरवाजे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या किया है, तो बंद कर लिया है। नेक्स्ट देखें, जिन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, और चालू करने में सबसे पहला फर्स्ट पेमेंट बैंक वो स्टार्टेड बाय एयरटेल। एयरटेल पहला पेमेंट बैंक एयरटेल ने ही शुरुआत किया है, क्लियर। उसके बाद एयरटेल के बाद कौन सा, तो और भी आपको जानना है कौन सा, तो IPPB है, जो कि आपका
कौन सा है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक पेमेंट बैंक है। फिर कौन सा? तो रिलायंस जियो, रिलायंस जियो किसके साथ टाइप है इस जियो का? तो SBI के साथ टाइप है, ये भी याद रखना का है ना। रिलायंस जियो भी एक पेमेंट बैंक है, SBI के साथ टाइप करके ये अपना बैंक चलाने वाली है, चला रही है ऑलमोस्ट, है ना, रिलायंस जियो। फिर कौन सा? एक ऐसा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नाम है पेटीएम, है ना, पेटीएम भी। उसके बाद NSDL जो आपकी पैन कार्ड आपको मुहैया करवाती है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वो भी है। उसके बाद कौन सा? तो एक और है जिसने अपना पेमेंट बैंक चालू कर लिया है, तो फिनो ग्रुप। देखिए जो मैंने नाम में लिखी है वो अभी तक 10 नाम लिखा है, उस 10 में से शुरुआत के 3 ने अपने लाइसेंस को वापस कर लिया, जो 4th था उसने ऑपरेशन शुरुआत करने के बाद जुलाई में डिसकंटिन्यू बिजनेस को कर लिया है। उसके बाद के जो 6 हैं ये वो पेमेंट बैंक हैं जो अभी बिजनेस रन कर रही है, और उस रन करने में सबसे जो पहला नाम है वो एयरटेल का है। उसके बाद पोस्ट बैंक है, उसके बाद फिनो ग्रुप है, NSDL है, ये तमाम नाम है। अंत में वो 11वां नाम जान लें जिनको भी हमने लाइसेंस दिया है RBI ने, दैट इज वोडाफोन ग्रुप, है ना, जो आपकी वोडाफोन ग्रुप है उनको भी लाइसेंस मिला हुआ है। तो इतनी बात संभवतः आप अगर जानते हैं इस स्मॉल और पेमेंट बैंक में, तो आई होप कि यू आर ब्रिलियंट एज फार एज स्मॉल एंड पेमेंट बैंक इज कंसर्न। इसको आप सिर्फ याद करें, ये आसानी से ऑड मैन आउट हो सकते हैं। ये 6 वो नाम हैं जो आज के दिन में एग्जिस्ट करते हैं, पेमेंट बैंक ऑपरेशन में हैं। क्लियर? तो बैंकिंग क्लासिफिकेशन के इस आखिरी वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आपकी जनरल अवेयरनेस की आएगी उसमें कुछ किसी नए टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए टिल योर फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।